हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के पहले पार्ट यानी माउथ के बारे में बात करी थी। बच्चों याद करो, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करा था। एक था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा था हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हमने डिवाइड करा था माउथ, उसके बाद इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। इसमें हमने पहला पार्ट माउथ के बारे में कंप्लीटली थ्रू आउट पढ़ चुके हैं हम लोग। ईच एंड एवरी पॉइंट को हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे इसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में और इंटेस्टाइन के बारे में। बच्चों हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं डाइजेशन में तो हम पहले उसका एनाटॉमिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि हम उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ऑर्गन में क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। फिर बाद में हम उसका फिजियोलॉजी समझेंगे कि उस ऑर्गन में, उस पार्ट में कैसे डाइजेशन होता है। जैसे कि हमने माउथ को समझा था, माउथ में क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, उसी तरह आज हम देखेंगे इसोफेगस क्या होता है, स्टमक क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है। और बात रही डाइजेशन की, तो हम लोग डाइजेशन को अलग से पढ़ेंगे, जिसे हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। जनरली क्या होता है बच्चों, अगर आप स्ट्रक्चर के साथ साथ डाइजेशन को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होइएगा। जैसे कि माउथ के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने इसोफेगस स्टमक के बारे में पढ़ लिया, और साथ ही साथ अगर उसी के अंदर आप डाइजेशन भी पढ़ने लगेंगे तो आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे सब्जेक्ट को, फिर आपके लिए समझना मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ईच एंड एवरी पार्ट को पढ़ेंगे, माउथ, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। उसके बाद हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। लाइक फिजियोलॉजी को हम एक टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। बच्चों याद करो, मैंने बताया था आपको कि ओरल कैविटी से फूड आता है, फूड आके फिर यहाँ गले से नीचे होके जाता है हमारा। ठीक है, अब आप देखिए, मैं यहां पे खा रहा हूं, ये मेरे सामने एक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, मेरे वेंट्रल सरफेस पे, मेरे आगे है। ठीक है, मेरे पीछे बोर्ड है, ये क्या है, मेरे डोर्सल सरफेस पे पीछे की तरफ है। तो जैसे कि मैं इस स्ट्रक्चर में अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं तो ये मेरा तो माउथ हो गया। ठीक है, माउथ से मैंने फूड को लिया, माउथ को फूड को लिया। ठीक है, फिर यहां पे आने के बाद आया ने आपको फेरिंक्स रीजन से नीचे आने के बाद मैंने बताया था फेरिंक्स क्या होता है। आई होप आप पढ़ के आए होंगे, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। फेरिंक्स रीजन से नीचे आने के बाद आप देखिएगा कि एक वेंट्रल सरफेस पे और एक डोर्सल सरफेस पे दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये वेंट्रल है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल, ये डोर्सल। ठीक है, तो वेंट्रल सरफेस पे जो ट्यूब है वो ट्यूब होती है आपके बच्चों ट्रैकिया। ये आपकी क्या है, ट्रैकिया। ठीक है, और जो डोर्सल सरफेस पे, डोर्सल यानी कि पीछे वाली सरफेस पे जो ट्यूब है वो है आपका इसोफेगस। ठीक है बच्चों, ये है आपका इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फूड पाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि माउथ से हमारा जो फूड आएगा वो इसी पाइप में आएगा, इसोफेगस के अंदर ही आएगा। ये ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है बच्चों, नाम ही खुद बताता है कि इसके अंदर एयर आएगा। तो जो हम लोग ट्रैकिया की बात करेंगे, इसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसोफेगस यानी फूड पाइप के बारे में। अब समझिए, ओरल कैविटी, माउथ से हमने फूड को लिया। ठीक है, वेंट्रल सरफेस पे ट्रैकिया, किससे रिलेटेड, रेस्पिरेशन, सांस से रिलेटेड, सांस लेने सांस छोड़ने से रिलेटेड। डोर्सल सरफेस पे ट्रैकिया के जस्ट पीछे, ये ट्रैकिया, इसके जस्ट पीछे क्या आपका इसोफेगस फूड पाइप है। ये फूड पाइप है, इस फूड पाइप में क्या जाएगा, फूड जाएगा, इसमें आपका फूड आएगा। अब देखिए बच्चों, जो ट्रैकिया की ओपनिंग है, ये ट्रैकिया के ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस। ठीक है, और जो इसोफेगस का ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं गलेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलेट, GULLET। ठीक है, यानी कि ट्रैकिया वेंट्रल सरफेस पे, इसोफेगस फूड पाइप डोर्सल सरफेस पे। ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोला, इसोफेगस की ओपनिंग को गलेट बोला। अब याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये जो फूड आ रहा है माउथ कैविटी से, कि देयर इज चांसेस कि वो आपका ट्रैकिया में चला जाए। इस चीज से बचना है हम लोग को। तो इस चीज के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ग्लॉटिस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, याद रखिए, ग्लॉटिस के ऊपर यानी एपिग्लॉटिस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या आपका एपिग्लॉटिस, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था, आपको याद होगा। एपी यानी एबव, ग्लॉटिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। यहां से आपने फूड को लिया था। ठीक है, तो फूड के चांस है कि वो ट्रैकिया में भी चला जाए, तो ट्रैकिया में नहीं जाना है फूड को कहां जाना है, फूड पाइप में यानी इसोफेगस में जाना है। तो ट्रैकिया में जाने से बचाने के लिए आपका क्या स्ट्रक्चर होता है, एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर किया रहता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मान लो कि आपका हो गया ट्रैकिया हो गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। जब भी फूड आएगा ट्रैकिया में इसे कवर कर लेगा, ऐसे कवर कर लेगा, तो ये ट्रैकिया में तो नहीं जाएगा, तो फिर कहां जाएगा, फूड पाइप में। आपको ये भी बात याद होगा बच्चों, कि ये फूड जो आ रहा था ओरल कैविटी से, कि चांस था कि नेजोफेरिंक्स में चला जाए। इस चीज से बचने के लिए क्या था, इवुला। आपको याद है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के पीछे लटका हुआ स्ट्रक्चर, हैंगिंग वाला स्ट्रक्चर क्या था, इवुला। इवुला नेजोफेरिंक्स में जाने से बचाता है फूड को, और जो एपिग्लॉटिस है वो ट्रैकिया में जाने से बचाता है। ये आपकी थी बेसिक चीजें।
बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे अब ईसोफेगस की, जो कि हमारे माउथ के बाद सेकेंड पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। तो ईसोफेगस देखिए अब क्या है, एक सिंगल थिन है, इलोंगेटेड है, लंबा है, इलोंगेटेड है और यूनिफॉर्म डायमीटर है इसका, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक ही समान है, ठीक है। यूनिफॉर्म डायमीटर ट्यूब है। तो हमारा ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस एक लॉन्ग है, थिन है, पतला है, ट्यूब है। फिर यूनिफॉर्म डायमीटर, ये डायमीटर इक्वल है। तो ये एक ट्यूब है जो कि हमारा ओरल चैम्बर से नीचे की तरफ आता है। तो हमारा फूड माउथ से कहा जाएगा ईसोफेगस में। अब देखिए बच्चों, हम माउथ में पढ़ेंगे हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स मिलते हैं, सलाइवा मिलता है जो कि स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि वहां पे एक एंजाइम मिलता है। तो इसका सबको हम लोग कवर करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि ईसोफेगस में हमारा कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, एंजाइम एब्सेंट होते हैं। तो यहां पे डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। यानी कि ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईसोफेगस में एंजाइम ही नहीं है। याद कीजिए पहले वीडियो लेक्चर में डाइजेशन के मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन जो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजिकल भी है क्योंकि दांत से हम लोग तोड़ रहे हैं, चबा रहे हैं, चिविंग कर रहे हैं, क्रशिंग कर रहे हैं, मैस्टिकेशन कर रहे हैं, वो हमारा माउथ का पार्ट था, ठीक है। फिर केमिकल यानी कि एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। माउथ में सलाइवा होता है, उसी तरह हम देखेंगे स्टमक में भी होगा एंजाइम, तो वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन ईसोफेगस में तो एंजाइम ही नहीं है, तो डाइजेशन नहीं होता है। फिर आप बोलोगे सर फिर ईसोफेगस मतलब होता क्या है, आप बताइए सर। तो आप देखिए, फूड को माउथ से लिया हम लोगों ने, माउथ में आया, दांत से उसको तोड़ा फोड़ा, सलाइवा से यानी कि जो लार हमारे मुंह लार बनता है ना, वो लार से हमने फूड का क्या मिक्स कर लिया, यानी फूड पार्टिकल को छोटे छोटे तोड़ के मिक्स कर लिया। वैसे फॉर्म ऑफ फूड को हम लोग बोलते हैं बोलस, ठीक है, BOLUS, बोलस, ठीक है। तो माउथ में जो फूड आया, आपने फूड को लिया, दांत उसको तोड़ा, जीभ के हेल्प से, सलाइवा के हेल्प से आपने उसको मिक्सिंग कर लिया, उस फॉर्म ऑफ फूड को क्या बोलते हैं, बोलस। अब वो बोलस क्या हुआ, यहां नेजोफेरिंक्स में नहीं जाएगा, इवुला बंद कर दिया, ट्रैकिया में नहीं जाएगा, एपिग्लोटिस ने बंद कर दिया। उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता है ईसोफेगस में जाने के लिए। तो वो क्या होता है कि आपका जो बोलस है वो सीधे ईसोफेगस में आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, फूड आया ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस मान लो कि ये एक ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस की कैविटी है, तो ये आपका ईसोफेगस का वाल हो गया, ठीक है। तो ईसोफेगस के वाल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक मूवमेंट वेव लाइक मूवमेंट जनरेट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पेरिस्टालसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, आपको याद रखना है, पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस कहां होता है, ईसोफेगस से स्टार्ट होता है। पेरिस्टालसिस का यूज क्या है, मैं आपको पेरिस्टालसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। मान लो कि आपका एक ट्यूब है, ठीक है, आपको ये एक ट्यूब है, माउथ से ओरल चैम्बर से यहां से आया फूड आपको, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसे, माउथ से ओरल चैम्बर से क्या आया, फूड आ गया यहां पे, ठीक है। अब इस क्या करना है, फूड को नीचे की तरफ बढ़ाना है। तो ये क्या होगा, इसके बाल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे होगा, ठीक है, यानी कि वेव जनरेट होगा, ठीक है। और उस वेव से क्या होगा कि फूड होगा ऊपर से नीचे की तरफ आने लगेगा। इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यानी कि ये फूड है आपका, फूड आया, ठीक है, फूड को यहां पे इसके दबाव, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। देखिए अब धीरे धीरे फूड नीचे बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये मैंने ढक्कन बंद कर रखा, अगर मैं इसे खोलूंगा तो फूड नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसके वाल में होता है, जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ के आके नीचे स्टमक में आ जाता है। स्टमक को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आप समझिए कि जो ओरल चैम्बर से फूड था वो आया ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तो डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन जो ओरल कैविटी से फूड आया, जो बोलस के फॉर्म में आया, बोलस यानी कि फूड को जो हमने लिया उसको दांत से तोड़ दिया, सलाइवा से मिक्स कर दिया, जीभ एंड टंग से उसे मिक्सिंग हो गया, उस फॉर्म ऑफ फूड को क्या हम लोगों ने बोला था, बोलस। फिर उस बोलस को ईसोफेगस में डाला गया, ठीक है। ईसोफेगस के वाल ने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके वेव लाइक मूवमेंट को जनरेट किया। उस मूवमेंट को हम लोगों ने पेरिस्टालसिस बोला। पेरिस्टालसिस कहां स्टार्ट हो जाता है, तो ईसोफेगस में स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारा फूड नेक्स्ट कहां गया, एक स्टमक में आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। अब देखिए बच्चों, जो ईसोफेगस होता है वो हमारा गर्दन यानी नेक से स्टार्ट होता है। नेक से स्टार्ट होकर थोरैकिक कैविटी, ये जो हमारा
रीजन है, ये थोरैकिक रीजन है, थोरेसिस कैविटी में आता है और आके हमारा ये लेफ्ट साइड में जो ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट साइड में, यानी कि यहाँ पे आके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक। इसोफेगस गला से, गर्दन से आया, तो आप सोचिए जिराफ के बारे में सोचिए। जिराफ का गर्दन क्या होता है? नेक होता है, बहुत लंबा होता है। इसका मतलब कि जिराफ के अंदर जो इसोफेगस है, इसोफेगस का लेंथ ज्यादा मिलेगा। इसोफेगस का लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका नेक का भी लेंथ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसोफेगस मैंने बना रहा है, ये इसोफेगस आपका आया और आके ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो गया। ठीक है, आके बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्टमक ओपन हो गया। तो स्टमक कहाँ? ये आपका जो पूरा है ये है आपका एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर साइड में, लेफ्ट अपर साइड में जो एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसा मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक। तो स्टमक क्या आपका जे शेप्ड है, ठीक है, और बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है आपका। देखो ये आया आपका इसोफेगस, थोरेसिस रीजन में आया। यहां पे आपको पता है कि डायफ्राम होगा। ठीक है, डायफ्राम जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो डायफ्राम को क्रॉस करते हुए ये मान लो आपका इसोफेगस आया, इसोफेगस आया आया आया, ये डायफ्राम होता है यहां पे। ठीक है, ये आपका डायफ्राम है, तो डायफ्राम को छेद करते करते वो नीचे आके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक। यानी कि डायफ्राम को क्रॉस करते हुए नीचे आया है। तो मैंने यहाँ पर डायफ्राम नहीं बना रखा है क्योंकि डायफ्राम को हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। आप समझिए इसोफेगस आया और नीचे बैग लाइक स्ट्रक्चर में जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो गया, इसे हम लोगों ने क्या बोला? उसे हम लोगों ने बोल दिया स्टमक। ठीक है, अब देखिए स्टमक के मेनली 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, यहां से आया, ठीक है, यहां इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन। ठीक है, कार्डियक। आपको याद होगा कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। बायोलॉजी में कहीं भी कार्डियक वर्ड आ जाए तो हार्ट हो गया। कार्डियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड ए कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियक वर्ड का मतलब क्या है? हार्ट। यानी कि हार्ट जो होता है यहीं पे इसी के आसपास कहीं होता है हमारा, लेफ्ट साइड में। कहां होता है लोकेशन? जब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन और जब सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। आप समझिए कि स्टमक के जो पहला वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक। कार्डियक क्यों बोले? क्योंकि यही के इसी के आसपास हमारा हार्ट होता है। अब देखिए ये जो स्वोलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, कार्डियक के जस्ट जो बाद वाला पार्ट है जो फूला हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडस, कार्डियक फंडस। और इसका जो मेन बॉडी पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, ये जो हम मेन वाला सेंट्रल वाला है कार्डियक फंडस, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, कार्डियक फंडस बॉडी। और फिर ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक। ठीक है, तो यानी कि स्टमक के 4 पार्ट हो गए। पहला हो गया कार्डियक फंडस बॉडी पाइलोरिक, कार्डियक फंडस बॉडी पाइलोरिक। आपको इमेजिनेशन करना है। ठीक है, इसोफेगस आया, थोरेसिस कैविटी में डायफ्राम को छेद किया, छेद करके आया और फिर नीचे जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो गया। ठीक है, पहला पार्ट कार्डियक। कार्डियक क्यों? क्योंकि वहां पे हार्ट होता है। दूसरा पार्ट जो फूला हुआ है उसे फंडस, फिर मेन सेंट्रल पार्ट जो मेन वाला पार्ट है वो है बॉडी, फिर नीचे वाला जो पार्ट है वो है आपका पाइलोरिक। आपको पता है यही जो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा रखा था। ठीक है, आपको याद होगा। तो आप समझिए कि स्टमक में कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। अब देखिए इसोफेगस आया और कार्डियक में ओपन हुआ। इसोफेगस आके कार्डियक वाले पार्ट में ओपन हो गया। यहां पे एक इंस्पिंक्टर होता है। ठीक है, स्पिंक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक इंस्पिंक्टर। ठीक है, कार्डियक इंस्पिंक्टर। स्पिंक्टर का मतलब ओपनिंग। ठीक है, और यहां पे पाइलोरिक के पास भी एक ओपनिंग होता है जो कि इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर। आपके काम की चीजें नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहे, याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं। स्टमक के 4 पार्ट कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। ठीक है, ठीक है, कार्डियक के ऊपर एक ओपनिंग होता है जहां से इसोफेगस ओपन होता है, स्टमक में हो गया कार्डियक इंस्पेक्टर। पाइलोरिक जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है वहां पे एक ओपनिंग होता है, वहां पे होता है पाइलोरिक इंस्पेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया स्टमक। ठीक है, अब स्टमक के वाल में क्या होते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, याद कीजिए मैंने इसको क्या बोला था? इसको मैंने बोला था रूगी, RUGAE। रूगी आपने कहां पढ़ा था? याद कीजिए, रूगी को मैंने आपको पढ़ाया था माउथ के अंदर। यानी कि आप अपना टंग को ऊपर कीजिए, पैलेट में
हार्ड पैलेट में कुछ गड्ढा, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर था, उसे हम लोग बोलते हैं पैलेटाइन रोगी। क्योंकि वैसा रोगी जो पैलेट से एसोसिएटेड है उसे पैलेटाइन रोगी, और वैसा रोगी जो स्टमक से रिलेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक रोगी। ठीक है, गैस्ट्रिक टर्म कहीं भी आए इसका मतलब है कि स्टमक, तो ऐसा रोगी जो स्टमक में प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक रोगी। इसके वाल पे कुछ रोगी लाइक स्ट्रक्चर, फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रोगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो हमारा स्टमक हो गया, स्टमक में बहुत सारे सेल्स मिलते हैं जो कि बहुत सारा चीज प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, ये सब सीक्रेट करते हैं। ये सब क्या चीजें होती है, क्या एंजाइम्स होते हैं, ये सब हम लोग जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी हम स्टमक के एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। स्टमक में 4 पार्ट हो गए, रोगी पाया गया, गैस्ट्रिक रोगी। अब देखिए रोगी क्या होता है कि जब आपका पेट एम्प्टी होता है, भूखे होते हैं, आप बहुत दिन तक फास्टिंग रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये रोगी की वजह से क्या होता है कि पेट दर्द होता है। कोई बोलता है ना खाना नहीं खाए, पेट दुख रहा है, पेट गर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है ये इसी की वजह से हमारा पेट दर्द होता है खाना नहीं खाने पे, फास्टिंग रहने पे। जब आप फूड आ गया इसके अंदर, आप खाना खा लिए, फूड आ गया, तो ये रोगी क्या होता है, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो आपका पेट दर्द होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अंदर सेल्स में क्या क्या एंजाइम्स पाए जाते हैं, जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आप इतना समझिए कि एचसीएल में जो स्टमक में जो सेल मिलता है वो एक HCl को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है एसिड है तो ये बहुत ही एसिडिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो HCl का यूज क्या है, अब देखिए मैंने क्या बोला था कि बोलस से, माउथ से बोलस के रूप फॉर्म में आपने फूड को लिया, बोलस इसोफेगस से हमारा स्टमक में आ रहा है, तो देयर इज ए चांसेस कि बोलस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया आ सकते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का हमारा जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो बाहर से आ सकते हैं, तो उस हार्मफुल सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कौन करता है, HCl। ठीक है, तो ये माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। अब देखिए बॉडी में मैंने बताया था आपको प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन टर्म को यूज किया था, वो क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। जनरली आप इतना समझिए कि HCl होता है ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फूड का अल्टीमेटली हमको डाइजेशन करना है, हमारे स्टमक में प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन मिलते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव यानी कि अक्रिय फॉर्म में, जो काम नहीं करते हैं उस फॉर्म में मिलते हैं, उनको एक्टिवेट करना है तो उसमें भी हेल्प करता है हमारा HCl, यानी एसिडिक मीडियम को बनाता है। फिर हमारा जो बोलस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसको भी डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। फिर जो इनएक्टिव एंजाइम उसे एक्टिवेट करता है, कैसे करता है उसे हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे, बस आप इतना समझिए। अब देखिए, अब देयर इज ए चांसेस कि HCl है वो स्ट्रांग है, आप किसी के शरीर पे अगर HCl फेंक दो आदमी जल जाएगा, उसके स्किन पूरे बर्न हो जाएंगे, तो हमारा स्टमक भी तो बर्न हो सकता है ना, तो इस चीज से बचना भी है स्टमक को। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक म्यूकस भी मिलते हैं, म्यूकस सेल। ठीक है, म्यूकस सेल मिलते हैं। ठीक है, म्यूकस सेल क्या करता है कि जो स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग को ऐसे लाइन कर देता है। देखिए ये आपका म्यूकस हो गया, समझ में आ रहा है आपको, इसके अंदर HCl है, तो ये म्यूकस म्यूकस जो है स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से। HCl फूड को क्या किया कि बोलस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाया, एसिडिक मीडियम बनाया, इनएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करा, लेकिन ये खुद के वाल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, जला सकता था, खराब कर सकता था। उससे बचने के लिए यहाँ पे म्यूकस सेल होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और ये HCl के वर्क, HCl इन लोगों को HCl इस पे एक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि स्टमक में 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। ठीक है, इसके अंदर हमारे रोगी मिलते हैं जिसे गैस्ट्रिक रोगी बोलते हैं, HCl मिलता है, फिर HCl से बचने के लिए म्यूकस सेल भी मिलता है। ठीक है बच्चों, अब स्टमक में कैसे कैसे एंजाइम मिलते हैं, वो कैसे कैसे डाइजेशन होते हैं, उसे हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में कवर करेंगे बच्चों, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अब देखिए बच्चों, स्टमक के बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है हमारा इंटेस्टाइन। हम जानते हैं इंटेस्टाइन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको लगता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि जो स्मॉल है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि जो लार्ज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरली क्या है, एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, तो फिर इनको स्मॉल और इसको लार्ज क्यों बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो नोमेनक्लेचर है वो उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मान लो कि आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर है, इसका जो ल्यूमेन है वो स्मॉल है। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका ल्यूमन बड़ा है कंपेरेटिवली, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ल्यूमन के डायमीटर, ल्यूमन के चौड़ाई मोटाई के अकॉर्डिंग इसको हम नामकरण करते हैं, नाम देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, लार्ज इंटेस्टाइन
शॉर्टर होती है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कैसे इसको नाम दिया है। अब देखिए बच्चों, ये एस्टोफेगस आया था, एस्टोफेगस से स्टमक में आया था। स्टमक क्या हुआ कि एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो, आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हैं कि मेनली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है आपका ड्यूडेनम, ठीक है। फिर मिडिल वाला पार्ट है जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट है वो है आपका इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, आपको याद रखना है, ठीक है। इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो सी शेप्ड का होता है, यह है आपका ड्यूडेनम, और जो मिडिल वाला क्वाइल्ड वाला पार्ट है यह है आपका जेजुनम, और लास्ट वाला जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है, मैंने केवल 3 फोल्ड ही बनाया है। जनरली ये बहुत सारे फोल्डर होते हैं, बहुत ही ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने आपको समझने के लिए 3 फोल्ड बना रखा है, 1 2 3। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये आपको एक्चुअली में बहुत ज्यादा फोल्डेड होते हैं। अब आप कहिएगा सर बहुत ज्यादा फोल्डेड है, फिर हमारे बॉडी में इनका फोल्ड का क्या यूज है? हम देखिए बच्चों, जो हमारे बॉडी में मैक्सिमम फूड का डाइजेशन होता है और मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। आपको बात याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड को ज्यादा डाइजेशन करना है, तो ज्यादा डाइजेशन करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया का रिक्वायरमेंट है। आप देखिए, एक ये सरफेस है, आप समझिए एक ये सरफेस है, ठीक है, और एक ये सरफेस है, ठीक है। मान लो दोनों का लेंथ सेम है, तो लेकिन ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस पे होगा? नीचे वाले पे। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। आप देख रहे हो इतना ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ज्यादा होगा, जबकि इसमें कम होगा। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे पूरा ये होगा। ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना है, इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 तरह के एडेप्टेशन मिलते हैं, 2 तरह के मॉडिफिकेशन मिलते हैं। पहला तो ये है कि आपका इसका सरफेस एरिया को ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना है। दूसरा क्या होता है कि इसके जो ल्यूमन में होते हैं, आपको माइक्रोविलाई मिलते हैं। माइक्रोविलाई, भिलाई और माइक्रोविलाई दोनों मिलते हैं। विलाई और माइक्रोविलाई आप समझिए कि बस एक कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे ऐसे करके, जो कि डाइजेशन और फूड पार्टिकल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ज्यादा डाइजेशन करना है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है, तो ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा क्वाइलिंग हो गया, ठीक है। फिर उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा में सोने पे सुहागा क्या हो गया कि हमारे स्टमक के इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई भी मिल गए। तो आपका था ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको बस अभी इतना ही ध्यान रखना है, कैसे डाइजेशन होता है, क्या होता है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम लोग इसको कवर करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या होता है कि ओपन हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने बताया था आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। मैं जैसे कि ये आपका मान लो कि एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट इसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, ठीक है। फिर स्टमक में यहाँ पे बीच में आके आपको बहुत सारा पार्ट हो गया इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जबकि आपको फोकस करना है केवल आपको लार्ज इंटेस्टाइन के आपका डायग्राम पर, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो मान लो ये आपका ओपनिंग हो गया इलियम का, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम आके ओपन हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है बच्चों। आया ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये आपका इलियम हो गया। तो ये क्या होता है? एक बैग लाइक, स्मॉल बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जो कि पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे हम लोग बोलते हैं सीकम, ठीक है। सीकम आपका जनरली जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसमें 3 पार्ट होता है। पहला है आपका सीकम, दूसरा है आपका कोलोन, और जो तीसरा है वो है आपका रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो आपका ये जो इलियम आया, ये ऊपर हुआ, ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये हुआ आपका सीकम, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हुआ आपका कोलोन, ये हुआ आपका पूरा कोलोन, कोलोन, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, कोलोन जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी असेंड हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलोन। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसवर्स कोलोन। और जो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिसेंड, तो इसे हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि इसी का जो ये वाला पार्ट है सिग्मोइड शेप का हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन,
ठीक है। फिर ये लास्ट में आके एक सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर में हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। यानी कि इसोफेगस स्टमक से आया, बहुत ही क्वाइल्ड बहुत ही घुमावदार क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। या मान लो आपका इलियम हो गया, ठीक है। इलियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हुआ, सीकम। अब फिर सीकम के बाद क्या आएगा आपका कोलोन वाला पार्ट आएगा। कोलोन में भी 3-4 टाइप को, कोलोन में भी 4 टाइप का हो गया। पहला आपका असेंडिंग, जो असेंड हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग। फिर जो हॉरिजॉन्टल चला गया ट्रांसवर्स, नीचे आ गया डिसेंडिंग, सिग्मॉइड शेप का सिग्मॉइड। यानी कि कोलोन में असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन। फिर उसके बाद आपका रेक्टम में ओपन हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में मैंने एक सीकम के नीचे एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एक स्ट्रक्चर को मैंने बना रखा है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होता है जनरली बच्चों, ये हमारे सीकम के नीचे 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका हमारे बॉडी में कोई भी यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो है, लेकिन अगर उसका हम लोग बॉडी से निकाल दे उसको, तो हमारे बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंख है, आंख को निकाल के फेंको, इफेक्ट पड़ेगा। किडनी है, किडनी को निकाल के फेंको, इफेक्ट पड़ेगा। लीवर है, लीवर को निकाल के फेंक दो, इफेक्ट पड़ेगा। साला सामने से आ रहा है मेरा दोस्त, रुको आज इसका क्या करते हैं, आज इसका हाथ निकाल के पूरा फेंक देते हैं, इफेक्ट पड़ेगा भाई। इसका मतलब कि वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। लेकिन आप उसके दोस्त को अपेंडिक्स को निकाल के फेंक दो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि वैसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में तो है लेकिन उसका कोई बॉडी में फंक्शन नहीं है। अगर बॉडी से उसको रिमूव कर देते हैं भी हम लोग तो बॉडी पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। वैसे ऑर्गन को हम लोग बोल देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स हमारा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। आपको इस चीज को याद रखना है। एक टर्म होता है अपेंडिसाइटिस, ये मेडिकल टर्म है, ठीक है बच्चों। अपेंडिसाइटिस बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम जहां भी अगर आपको आइटिस लास्ट में दिख गया सफिक्स, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी कि किसी चीज में स्वेलिंग हो जाना, ठीक है। तो अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाना, इससे ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग इन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में अगर स्वेलिंग हो गया उस कंडीशन को बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। जनरली क्या होता है कि हम लोग फूड खा रहे हैं, ठीक है, फूड में आने से हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से अपेंडिक्स फूल जाता है और फूलने के वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। जनरली ससुरा कोई काम नहीं करता है, बोलेगा कि हम केवल परे रहेंगे, लेकिन साला अगर इसमें स्वेलिंग हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इतना जोर से पेट दर्द करेगा यहाँ पे आपको लोअर पार्ट में कि लगेगा कि जान निकल गई। तो ससुरा कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जब ससुरा को फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तो जान ले लेगा आपका। तो इसलिए अपेंडिक्स को हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी रिमूव कर देते हैं अपेंडिसाइटिस वाले कंडीशन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन, रेक्टम आपने पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। रेक्टम में क्या होता है कि जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं, डाइजेशन हमारा मैक्सिमम कहाँ हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन से फूड आ गया हमारा रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम से अब देखिएगा एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर गया है, एक ट्यूब लाइक, इसे हम लोग बोलते हैं एनल कैनाल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनल कैनाल, ठीक है। और फिर ये ओपन हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनस, जिससे कि हम और आप पॉटी करते हैं। जिससे पॉटी जिस कैनाल से बाहर आता है उसे एनल कैनाल बोलते हैं, जिस ओपनिंग से बाहर आता है उसे हम लोग एनस बोलते हैं। यानी कि हमारा जो भी फीकल मैटर होगा, जो भी हमारा लैट्रिन होगा, वो हमारा एनल कैनाल और एनस से फिर हमारा अनडाइजेस्टेड फॉर्म के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये था आपका एलिमेंट्री कैनाल का सारा पार्ट। हमने माउथ को कवर किया, इसोफेगस को कवर किया, हमने स्टमक को कवर किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर करा। एलिमेंट्री कैनाल का हमने स्ट्रक्चरल पार्ट को आपको बता दिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। मैंने बताया था ना कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, फिर इसमें साइड बाय साइड डाइजेस्टिव ग्लैंड अपना एंजाइम सीक्रेट करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कौन से पार्ट में कैसे हमारा डाइजेशन होता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आई होप कि आपको ये आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आसपास सफाई बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।